हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के लिए आपकी क्लासेस चल रही है जिसमें हम आपको पार्ट बी कवर करा रही हूं मैं आपको, जो कि 100 मार्क्स का सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन आप इसी सब्जेक्ट को कवर करके कर सकते हो। और यही वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनको परेशानी होती है, क्योंकि इतना ब्रॉड एरिया है आपका पार्ट बी का, जिसमें सीडीपी, पेडागोजी है ना, साइकोलॉजी, सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो इसको कवर कराने का ये सबसे बेस्ट मेथड है जिससे मैं आपको ये पूरा सब्जेक्ट कवर करा रही हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको खासियत बता देती हूँ शुरू करने से पहले एक बार फिर से इस क्लास में मैं आपको कवर करा रही हूँ NIOS DLED के जितने भी टॉपिक्स है, क्योंकि ये जो है बुक्स आपकी, ये सरकारी बुक्स है ना, गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई बुक्स है। तो ये ऑथेंटिक सोर्स है सबसे ज्यादा कवर करने का। और प्रीवियस पेपर को अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है यहाँ से डायरेक्टली पूछे गए हैं। इसके साथ साथ सिर्फ मैंने लिखा है NIOS है, लेकिन मैं इसमें आपको इग्नू की BEd की जो बुक्स है उनसे भी टॉपिक्स कवर करा रही हूँ, क्योंकि अगर कोई टॉपिक NIOS में अच्छे से नहीं दिया गया है तो मैं उसको इग्नू की BEd की जो बुक्स है उससे कवर करा रही हूँ। तो आपके जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो मैं आपकी तैयारी कराने के लिए पूरी सीरियस हूँ। तो आप सबको भी अपनी तैयारी के लिए सीरियस रहना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस को लेना पड़ेगा। और एक चीज और दोस्तों, आप सभी जो है स्टार्टिंग में आपने बोला था कि मैम कवर कराइए, और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की थी, तभी मैंने आपके लिए क्लास शुरू की। लेकिन अब जो है आपका जो मोटिवेशन है वो ठंडा पड़ता नजर आ रहा है, आप क्लासेस नहीं देख रहे हो। तो ऐसा मत करिए, एकदम से तैयारी नहीं हो पाएगी, बहुत बड़ा सिलेबस है आपके पार्ट बी का। तो रेगुलर क्लासेस लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कब में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो आज की क्लास हमारी होने वाली है आपकी 501 जो कोर्स है उसकी यूनिट नंबर 10। और आज ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम 502 जो आपका कोर्स है उसको शुरू करेंगे, यानी दूसरी बुक शुरू करेंगे। ठीक है, NIOS DLED की ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। इसमें लास्ट यूनिट है और आज पूरी यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। चलो तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, इसका नाम है रोल ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज इन यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनकी क्या भूमिका है, जैसे कि यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, सीडा, इन सब का क्या रोल रहता है, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करने में इन सभी का रोल क्या है, चलो देखते हैं। So unit number 10 is about international scenarios in elementary education। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका क्या है। एक बार हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज के बारे में हम बात करेंगे, या कौन कौन सी वो इंटरनेशनल एजेंसीज है। ठीक है, जैसे कि शुरुआत में मैंने एक बार आपको क्लियर कर भी दिया है कि जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, इनकी फुल फॉर्म तो आपसे पूछी ही जाती है। साथ साथ ये यूनिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनकी तरफ से क्या कुछ जो है योगदान दिया गया यूनिवर्सलाइजेशन करने में एलिमेंट्री एजुकेशन का, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो जो आपके NIOS में गिवन है उनको मैं कवर कराऊंगी, जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, है ना, UNDP हमने पहले कर लिया है, ओपेक ये भी हमने पहली यूनिट में इससे पहले कवर कर चुके हैं। तो चलो फिर करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म एक बार आप सभी मुझे बताएंगे, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि इसको कब लॉन्च किया गया या कब इसकी स्थापना करी गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनेस्को को कब इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये बिल्कुल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि GS वाले पोर्शन में भी आपका यही क्वेश्चन बन जाते हैं इन हेडक्वार्टर से इनके। ठीक है, तो यूनेस्को की स्थापना की गई थी 1945 में, और लंदन में इसका क्या है, मुख्यालय है, क्योंकि लंदन में ही इसको क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई लंदन में। ठीक है, या लंदन सम्मेलन में, लंदन कॉन्फ्रेंस में।
किस लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया, उसके पीछे का इसका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रों के बीच जो है समझ बढ़ाकर शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, कि सबसे पहले तो इनका क्या था कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि पीस को प्रमोट करना, शांति को बढ़ावा देना, और वो कैसे, बाय इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग अमंग नेशंस थ्रू एजुकेशन। कि भैया अगर पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदार व्यक्ति होंगे, तो जाहिर सी बात है वो किसकी, शांति की तरफ जाना पसंद करेंगे, है ना। या शांति किसी का नाम नहीं है, यहाँ पर हो रही है पीस की बात। ठीक है, कि आपसी देशों के बीच शांति स्थापित करके रखना। ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो वो कैसे, उसको बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, एजुकेशन दे करके, शिक्षा के माध्यम से। ठीक है जी। अब लंदन में इसका मुख्यालय है कहाँ, अगर प्रॉपर जगह पूछी जाए तो पेरिस में। ठीक है, मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। अब एक और चीज क्लास से हटके मैं आपको बता रही हूँ कि जो जितने भी ये हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल अथॉरिटीज के या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, जितने हेडक्वार्टर है और इनके स्थापना वर्ष है, ये मैंने आपको ट्रिक से कंप्लीट कराए हुए हैं। अगर आपने करंट अफेयर की क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने इनके हेड ऑफिस कहाँ है, इनके जो है महानिदेशक कौन है, और इसके साथ साथ कब इनको लॉन्च किया गया, ये ट्रिक से कवर कराया हुआ है ताकि आसानी से याद हो। बहुत सारे हैं, सबको ट्रिक से कवर कराया है, तो देख लेना आप। नहीं मिली वीडियो तो कमेंट कर देना, मैं आपको पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के। चलो आगे देखते हैं। 3 यूनेस्को डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड इन सपोर्ट ऑफ EFA। यहाँ पर बताया गया है, EFA मतलब एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसको देख करके आप ये मत सोचना कुछ नया आ गया। ठीक है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, है ना, या सर्व शिक्षा अभियान कह लो, या फिर सभी के लिए शिक्षा जो मूवमेंट चलाया गया था, उसको, उसके लिए यहाँ पर यूनेस्को ने 3 डॉक्यूमेंट डेवलप किए इसको सपोर्ट करने के लिए। कौन कौन से, पहला था प्लान ऑफ एक्शन, सेकंड था गाइडलाइंस फॉर नेशनल एक्शन प्लान्स, एंड थर्ड वन इज डेवलपमेंट पार्टनर कोऑपरेशन। इसका क्या मतलब है, पहला प्लान ऑफ एक्शन देखते हैं, कार्य योजना देखते हैं। इसका काम क्या था, मोबिलाइज एंड रेशनलाइज एक्शन एट नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल। यानी क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करना, कार्यवाही को संगठित और सुव्यवस्थित करना। कौन सी, ये वाली, यानी एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट को क्या करना, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुव्यवस्थित और संगठित करना। ये था प्लान ऑफ एक्शन। सेकंड है गाइडलाइंस फॉर नेशनल एक्शन प्लान, यानी राष्ट्रीय कार्य जो योजना है उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस दी या दिशा निर्देश दिए गए। ठीक है, सपोर्ट कंट्रीज इन डेवलपिंग EFA प्लान। गाइडलाइंस क्या थी कि भैया जितने भी देश अपना जो है एजुकेशन फॉर ऑल के लिए योजना बना रहे हैं, विकसित कर रहे हैं योजनाएं, ठीक है, प्लान्स बना रहे हैं, उनको सपोर्ट करना। ठीक है, यानी जो भी इस फील्ड में अपने आप का अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं जो भी कंट्रीज, उनको सपोर्ट करना, है ना, उसके लिए इन्होंने गाइडलाइंस बनाई। नेक्स्ट है डेवलपमेंट पार्टनर कोऑपरेशन, यानी विकास साझेदार सहयोग। ठीक है, स्ट्रेटेजीज फॉर सपोर्टिंग EFA एजुकेशन फॉर ऑल, यानी इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई गई तक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, है ना, प्लान डेवलप करने में हेल्प करी गई, उसके लिए गाइडलाइंस जारी करी गई, और साथ ही साथ उसको मॉनिटर भी किया। ठीक है, उसको संगठित सुव्यवस्थित करने के लिए भी काम किया। इनके रिगार्डिंग 3 ये डॉक्यूमेंट्स जो है डेवलप किए गए इन सपोर्ट ऑफ EFA मूवमेंट बाय यूनेस्को। समझ में आया आपको इतना, आपको इनकी हेडिंग्स और इनके अंदर क्या हुआ थोड़ा थोड़ा वो चीजें आइडिया रहना चाहिए। अगला है 5 कोर एरियाज ऑफ यूनेस्कोज कमिटमेंट टू EFA, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, इस कमिटमेंट को बढ़ावा देने के लिए 5 जो है कोर एरियाज थे जिन पर यूनेस्को ने फोकस किया। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के, एकीकरण के लिए काम किया, यानी इनकॉर्पोरेट EFA इन ऑल यूनेस्को प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग कल्चर,
कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड साइंसेज। यानी यूनेस्को के द्वारा अगर कोई भी प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन या साइंस, किसी से भी रिलेटेड हो, इनका सबसे पहला काम क्या था कि उसमें हम इंटीग्रेट कर देंगे अपना ये वाला मेन प्लान, है ना, EFA, यानी सभी के लिए शिक्षा। ये कहीं ना कहीं हर प्रोग्राम में ये इंटीग्रेट कर देते थे, या यूं कह लो यूनेस्को इंटीग्रेट करता था। कोई भी प्रोग्राम इसके द्वारा कल्चर, कम्युनिकेशन किसी से भी रिलेटेड चलाया जा रहा था, उन सब में एजुकेशन को बढ़ावा देने का ये प्रोग्राम, ये इंटीग्रेट करना इसका पहला जो है मेन यहाँ पर पर्पस था। दूसरा बात करते हैं सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कार्यान्वयन के लिए समर्थन प्रोवाइड करना। असिस्ट कंट्रीज इन फॉर्मुलेटिंग एजुकेशन पॉलिसीज फॉर एक्सक्लूडेड ग्रुप्स, यानी कोई भी कंट्री अगर EFA को बढ़ावा देने के लिए अपने वहां पर पॉलिसीज बना रही है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, तो एक और इसकी तरफ से, यूनेस्को की तरफ से कदम उठाया जाता। वो क्या था कि उसको उसमें सपोर्ट करना। ठीक है, वो कैसे भी हो सकता था, फाइनेंशियली हो सकता था, या फिर गाइडलाइंस जारी कर करके, ठीक है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करके, गाइड करके। नेक्स्ट है क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलप रीजनल मैकेनिज्म फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एक्सचेंज बिटवीन कंट्रीज। यहाँ पर क्षमता निर्माण में बढ़ावा दिया जाता था। देखो, अगर कैपेसिटी बिल्डिंग को समझने की बात करें, क्षमता निर्माण को समझने की बात करें, इसमें क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है कि एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमें जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया, है ना, स्कूल बनाना ज़्यादा से ज़्यादा, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मैथोलॉजी के बारे में टीचर्स को बताना, ठीक है, तो ये होता है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करना। साथ ही फोर्थ है संसाधनों का कुशल उपयोग, यानी जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनका एफिशिएंट यूज हो। फिफ्थ वन इज वैश्विक समर्थन, यानी ग्लोबल एडवोकेसी। इसका मतलब क्या था? इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी मीटिंग्स कराई जाए, या फिर हर एक देश की तरफ से समर्थन प्रोवाइड करना, ताकि जो ये एम था सभी के लिए शिक्षा, इसको पूरा किया जा सके। ठीक है, इसका वैश्विक स्तर पर समर्थन करना सभी की तरफ से। तो ये 5 कोर एरियाज थे यूनेस्को के। अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था यूनेस्को की फुल फॉर्म, वो बताओ फटाफट से, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से आंसर करो, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होगी? बहुत बढ़िया, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक इसी के अंदर आ जाता है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब जैसा कि नाम से क्लियर है, तो इसमें फोकस हो रहा है किस पर? बच्चों पर। ठीक है, किस पर? बच्चों पर। ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं फटाफट से, यूनिसेफ का क्या काम था, इसका क्या मिशन है ना, कौन कौन से एरियाज है जिनमें काम करता है यूनिसेफ। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं, बच्चों से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है बच्चों की हेल्थ केयर, उनकी न्यूट्रिशन, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, इन सब एरियाज को कवर करने का काम करता है यूनिसेफ। इन सब के लिए फंड प्रोवाइड करता है। आगे मिशन अगर बात करें, प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी हर एक फील्ड में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने का काम करता है यूनिसेफ। ठीक है, साथ ही इसके गोल्स क्या है? अचीव एजुकेशनल एंड जेंडर इक्वालिटी गोल्स एज पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड एजुकेशन फॉर ऑल, कि सभी के लिए शिक्षा, इस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, और साथ साथ एक तो ये एजुकेशनल गोल अचीव करना है और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाना है। ठीक है, मेन जो गोल था इस यूनिसेफ संस्था का वो यही था। इसके साथ साथ टू एंश्योर एवरी चाइल्ड हैज एक्सेस टू क्वालिटी लर्निंग, कि सभी बच्चों की पहुंच में जो है क्वालिटी जो है एजुकेशन पहुंचे। ठीक है, क्वालिटी लर्निंग कर पाए। फोस्टरिंग
फोस्टरिंग ग्रोथ, बच्चों की ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन, अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी, इन सबको एंश्योर करने का काम भी कौन करता था? यूनिसेफ या करता है, था नहीं, करता है, ठीक है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस और पीस, चाहे कैसा भी टाइम हो, शांति का हो या किसी क्राइसिस का टाइम चल रहा हो, किसी भी सिटी में, रिमोट विलेज में, किसी कंट्री में, फिर भी क्वालिटी एजुकेशन के साथ यहाँ समझौता ना हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बच्चों को, सभी बच्चों की पहुंच में शिक्षा हो, और कैसी शिक्षा हो? क्वालिटी एजुकेशन हो, ठीक है। ये जो है मेन गोल था यूनिसेफ का। यूनिसेफ की फुल फॉर्म एक बार फिर से, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका जो स्थापना थी, इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिश कब हुआ था यूनिसेफ? तो 11 दिसंबर 1946 न्यूयॉर्क में जो है इसको स्थापित किया गया था। तो न्यूयॉर्क में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया है, याद कराने की ट्रिक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं मिली है, पहले तो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, उसमें सारे करंट अफेयर आपके काम के ही है, उसी को ध्यान में रख के कराए हुए हैं, तो उनको जरूर देख लेना, आपके पहले ही कवर हो जाएगी पूरी स्पीडी की बुक ट्रिक्स के साथ। चलो, अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, या नेक्स्ट एजेंसी की बात करते हैं, जो एजुकेशन जो है सभी के लिए शिक्षा, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कहीं ना कहीं मदद करता है। वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं? सपोर्ट एजुकेशन फॉर ऑल। क्या, किस तरीके से सपोर्ट करता है? चलो देखते हैं। एक्सिलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड क्वालिटी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एंड अदर एजुकेशन फॉर ऑल गोल्स। यानी सबसे पहले तो क्वालिटी पर फोकस करता है एजुकेशन की, और साथ ही प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सल करने में बढ़ावा देने का काम करता है कि सभी की पहुंच में हो शिक्षा, ठीक है। तो गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों में प्रगति लाने का काम कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है। अब देख लेते हैं और कौन कौन से कार्य इसके द्वारा, मुख्य प्रयास या की एफर्ट्स, कौन कौन से मुख्य प्रयास इसके द्वारा किए जाते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा। पहला तो यही हो गया, कुछ तो इसमें इन सब में कॉमन ही है ना, कि इम्प्रूव प्राइमरी स्कूल एक्सेस, सभी की पहुंच में शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा सभी की पहुंच में हो, है ना, प्राथमिक विद्यालय सबकी पहुंच में हो। इक्विटी, एजुकेशनल क्वालिटी एंड लर्निंग आउटकम, कि प्राथमिक विद्यालयों तक पहुंच हो, समानता, शैक्षिक गुणवत्ता और सीखने के परिणामों में सुधार करना। इनहेंस ड्रॉप आउट एंड रिटेंशन रेट ऑफ गर्ल्स एंड देयर लर्निंग आउटकम, लड़कियों का जो ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है, और उसको कम करना, और प्रतिधारण दर में सुधार करना, कि बच्चे रिटेन करे, जो है विद्यालय में बने रहे, इस पर जो है इसने काम किया या फोकस किया। इसके साथ साथ प्रोवाइड एजुकेशन फॉर HIV अफेक्टेड पीपल्स, है ना, जो HIV से अफेक्टेड लोग थे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना कि किस तरीके से फैलता है ना, किस तरीके से इसको फैलने से रोका जा सकता है, या स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें कि HIV ना हो, है ना, इन सब पर एजुकेशन प्रोवाइड करने का भी काम किया। साथ ही प्रमोट अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, है ना, साथ ही प्रोटेक्ट EFA प्रोस्पेक्ट इन वेरियस कंट्रीज। तो ये सभी इसके मुख्य प्रयास थे वर्ल्ड बैंक की तरफ से। अब हम नेक्स्ट एजेंसी की बात करेंगे, इंटरनेशनल एजेंसी की बात करेंगे, जो कि सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करता है। उसका नाम है DFID। DFID से क्या मतलब है? डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म आपको हर एक की उंगलियों पर याद रहनी चाहिए। तो DFID is a UK government body that collaborates with developing countries to promote development and reduce extreme poverty। यानी जो ये अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग है या डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, इसने यूके सरकार के साथ मिलकर के, या यूके सरकार के द्वारा ही जो है चलाई गई ये गवर्नमेंट बॉडी है, जितने भी विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके साथ मिलकर के विकास को बढ़ावा देने का काम ये करती है, और साथ ही जो गरीबी है उसको कम करने पर जो है इसका मेन फोकस रहता है। DFID supports countries in achieving the Millennium Development Goal MDG
It backs it backs long-term program with government, charities, businesses, and international bodies like the World Bank, UN agencies, and European Commission. यानी DFID के साथ साथ जो विकास के लक्ष्य होते हैं, है ना, डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ये सभी देशों के समर्थन करने का काम करती है ये संस्था। जैसे कि अब इस गोल को अचीव करने के लिए और भी एजेंसीज काम कर रही है, जैसे कि हमने ऊपर देखा वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया। तो इन सब के साथ मिलकर के ये चैरिटी की व्यवस्था करती है ना, सरकार के साथ मिलकर चैरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। आगे बात करते हैं, इन इंडिया DFID असिस्ट पुअरर स्टेट्स सच एज बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, हेल्पिंग द पुअर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज एक्सेस इनकम, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज। सॉरी। भारत में अगर बात करें तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग है, खास करके इसने जो पुअरर स्टेट्स है जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे गरीब राज्यों की सहायता करने का इसने काम किया, है ना, और ग्रामीण और शहरों में गरीबों की आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, है ना, और स्वच्छता सेवाओं को इन तक पहुंचाने में मदद करता है अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग। तो इतना इसके बारे में जानना मोर देन सफिशियंट है, इतना काफी है। अब फटाफट से लास्ट टॉपिक रह जाता है हमारा सीडा, एंड देन एक छोटा सा टॉपिक और है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से प्रीवियस पेपर में भी क्वेश्चन बना है। चलो फटाफट से सीडा कवर करते हैं। सीडा की फुल फॉर्म है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, है ना, स्वीडिश अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी। ये स्वीडिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको संचालित किया जाता है। और काम क्या करती है ये? that provide technical assistance and funding globally through NGOs, multilateral corporations and the European Union। ये विश्व स्तर पर यूरोपियन यूनियन और बहुत सारी एनजीओ की मदद से क्या करती है? तकनीकी सहायता प्रदान करने का और वित्त प्रदान करने का, फंड प्रोवाइड करने का काम करती है सीडा। सीडा सपोर्ट्स ओवर 2000 प्रोजेक्ट्स इन मोर देन 100 कंट्रीज। 100 से ज़्यादा कंट्रीज में इनके 2000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है सीडा के चले हुए हैं इसको लेकर के, है ना। बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, इनमें बहुत सारी कंट्रीज में इनका जो फोकस रहता है वो इन सब जो है कॉन्टिनेंट्स में रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, इतना काफ़ी है। अगर बात करें भारत को इसकी कब से सहायता मिल रही है, तो 1964 से भारत को इस सीडा की, है ना, स्वीडिश अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता मिल रही है विकास में। आगे बात करते हैं अब दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो चलो देख लेते हैं, शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट। ये आपके एग्जाम में पूछा था कि शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट क्या है, इसका मेन एम क्या है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है सीडा की हेल्प से ही शुरू हुआ था भारत में। शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट SKP भारत में शुरू हुआ सीडा की हेल्प से 1987 में। इसका एम था टू इम्प्रूव प्रोवाइड एजुकेशन इन राजस्थान रिमोट एंड सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड विलेज, स्पेशली फॉर गर्ल्स। राजस्थान के जितने भी रिमोट एरिया था, ग्रामीण क्षेत्र था, है ना, और सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड जितने भी गांव थे, वहां पर खास करके गर्ल्स की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट चलाया गया था। समझ में आया? शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट का एक और उद्देश्य था कि अगर विद्यालय में शिक्षक जो है उपस्थित ना हो एट द टाइम, अगर क्लासरूम में टीचर अवेलेबल नहीं है तो कैसे क्लासरूम को मैनेज करना है, बाकी टीचर को जो मतलब क्लास आप कह लो कि अगर कोई मेन टीचर एब्सेंट है किसी क्लास का, तो दूसरे जो टीचर आ रहे हैं वो कैसे उसको डील करेंगे, ठीक है, उसकी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था ये प्रोग्राम या ये प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब वर्ल्ड एजुकेशन फोरम डाकर सिनेगल 2000, ये क्या है? ये वर्ल्ड एजुकेशन फोरम क्या है? ये काम करता है एंश्योर करने में चिल्ड्रन, यूथ एंड अडल्ट्स बेनिफिट्स
फ्रॉम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मीटिंग देयर बेसिक लर्निंग नीड्स। बच्चे, युवाओं और वयस्कों के लिए उनके बुनियादी सीखने की जो आवश्यकता है, बुनियादी सीखने की आवश्यकता मतलब पढ़ना लिखना आना, है ना, उसको पूरा करने के लिए ये अवसर प्रोवाइड करने का काम करता था, या फिर उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता था। अगर किसी की, जैसे मान के चलिए कोई बचपन में विद्यालय नहीं जा पाया, बड़ा हो गया है, लेकिन चाहता है कि बुनियादी शिक्षा वो पूरी करे, बेसिक लर्निंग जो होती है कि पढ़ना आना, है ना, लिखना आना, तो वो जो बेसिक नीड्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का काम करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब यहाँ पर सबसे आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, पिलर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के स्तंभ। तो यूनेस्को ने एक अपनी रिपोर्ट जारी करी थी, देखो ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है कि इनमें से कौन सा यूनेस्को की रिपोर्ट में जो एजुकेशन के पिलर्स बताए गए हैं कौन सा नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में से एक अलग दिया गया था, वही नहीं था। ठीक है, तो चलो इसको समझ लो अच्छे से। यूनेस्को ने रिपोर्ट जारी करी अपनी 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया अपनी रिपोर्ट में कि कौन कौन से एजुकेशन के स्तंभ है। पहला है लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना, है ना। दूसरा है लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना। और लर्निंग टू बी, कुछ बनने के लिए सीखना। और लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ रहने के लिए सीखना। यहाँ पर इन्होंने बताया यूनेस्को ने कि हर इंसान इन चारों में से किसी ना किसी रीजंस की वजह से सीखता है, या इन चारों में से कोई से ना कोई सी नीड फुलफिल करने के लिए ही एजुकेशन लेता है ना। चाहे तो वो जानने के लिए पढ़ रहा हो, है ना, लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना, या फिर कुछ करने के लिए लर्निंग टू डू, या फिर साथ रहने के लिए लर्निंग टू लिव टुगेदर यानी बेहतर नागरिक बनने के लिए, और लर्निंग टू बी। ये चारों आपके टिप्स पर हो, कौन कौन से पिलर्स है एजुकेशन के, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी। क्लियर है। लर्निंग टू लिव टुगेदर में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एक बहुत ही संस्कृत का एक श्लोक है, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है, ये वाला पिलर लर्निंग टू लिव टुगेदर। ठीक है, ये डेवलप करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल एंड अप्रिसिएशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कि हम एक दूसरे पर कैसे इंटरडिपेंडेंट है। ओके, हेलो, हाँ, तो मैंने आपको बताया कि लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा एक ध्येय वाक्य है, इस पर जो है बेस्ड है, या इसको बढ़ावा देने का काम करता है। लर्निंग टू बी, ये पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में काम करता है, या फिर अगर कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने में, है ना, उसकी ऑटोनॉमी को बढ़ाने में, जजमेंट को बढ़ाने में, यानी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में ये वाला पिलर काम करेगा। अगर पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी है तो लर्निंग टू बी। ठीक है, लर्निंग टू डू, कोई भी अगर ऑक्यूपेशनल स्किल हमें चाहिए तो हम जो है करने के लिए सीखना, ये वाला पिलर जो है इसके अंतर्गत आएगा कि हम अगर कोई भी ऑक्यूपेशनल स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, ये उससे डील करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज की यूनिट यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हमारा कोर्स 502 स्टार्ट हो जाएगा, ये हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ये बता दो यहाँ तक सबको समझ में आया है? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। और अगर आपको क्लास पसंद आई है सो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ये क्लासेस कंटिन्यू रख सकूं। ठीक है, सो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो अपने ग्रुप्स में जहां भी आप जुड़े हुए हो, ताकि आपके लिए और बेहतर मटेरियल आपको मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।